नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। नया सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया सवेरा में आज की कड़ी में बात होगी, साफ तौर पर देखें तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए आज संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। 1.25 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जगहों पर वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं और उनको आज संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें तो महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी योगी कैबिनेट लगाएगी और साफ तौर पर इस पर भी हमारा फोकस होगा। इसके अलावा क्वाड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक है। ऐसे में तमाम नीतिगत निर्णय यहां से लिए जाएंगे जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर बड़ा फोकस किया जाएगा और बड़ा परिवर्तन भी तमाम जो नीतियां बनती हुई नजर आएंगी उससे वहां पर नजर आएगा। क्या कुछ खास होने वाला है, इन तीनों खबरों पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। इसके अलावा भी तमाम जो बड़ी खबरें हैं, चाहे वो देश के हित में हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वॉशिंगटन में क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत के आयामों पर हुई चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में संघर्ष खत्म न करने को लेकर पुतिन की चेतावनी। कहा, बातचीत से इनकार की स्थिति में रूस पर लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आप और कांग्रेस का प्रचार भी जारी। प्रयागराज महाकुंभ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रियों संग लगाएंगे संगम में डुबकी। अनेक प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। और आइए अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। नमो ऐप के राष्ट्रीय समन्वयक और भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में वे दिल्ली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सुनेंगे। उनमें से कुछ को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत का अवसर भी मिलेगा। दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और अतुल गर्ग, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा सभी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश, जिला एवं मंडल संगठन पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख आदि नियत स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में जुड़ेंगे। एनडीए के सभी 70 विधानसभा प्रत्याशी और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की टीम के सदस्य भी मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद से जुड़ेंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले ईस्ट किदवई नगर जाएंगे और उसके बाद आरके आश्रम लेन में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी प्रचार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। तो साफ तौर पर देखें तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अब
पूरी जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। और क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर, आइए जानते हैं। संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले तो क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ा संदेश वहां पर देने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में तो जोश होगा ही, इसके साथ साथ साफ तौर पर कितना बड़ा फर्क इससे आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ने वाले हैं। और ये जो है, इसमें दिल्ली के अंदर 13,033 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसके हिसाब से प्रत्येक बूथ के ऊपर जो है एक कार्यकर्ता रहेगा। और ऐसे में 13,033 जो बूथ कार्यकर्ता है, यानी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और उसके लिए जो कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता है, वो लोगों से जुड़ा होता है। तो ऐसे में उनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनका जो दृढ़ संकल्प है और ज्यादा मजबूत बने, उसके लिए प्रधानमंत्री आज उनके अंदर जोश भरेंगे। क्योंकि आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है और उसके लिए जो है 13,033 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और जिसके लिए जो दिल्ली भाजपा है पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। और संवाद स्थापित होने के बाद निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग जोश होगा। देखने वाली बात होगी आगामी 5 फरवरी को किस तरह से वो अपना जो बूथ है, वो सबसे मजबूत की जो बात कर रहे हैं वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली भाजपा है पूरी रणनीति के साथ चलती है, किस तरह से तैयारी करनी है दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, वो आज तमाम बातें आज प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे कार्यकर्ता। देखना होगा कि 1 बजे करीब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। ऐसे में गिरीश, साफ तौर पर देखें तो ग्राउंड जीरो पर आपने बहुत कुछ कवर किया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में अगर हम देखें, तमाम अन्य पार्टियां और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें, इसके अलावा कांग्रेस भी जिस तरह से चुनावी ताल ठोक रही है, तो आपकी बार मुद्दे कौन कौन से प्रभावी हैं और क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली रही है बीते 10 सालों में, क्या आपकी बार उससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि मुद्दे तमाम है, ऐसे में आरोप भी तमाम लगे थे आम आदमी पार्टी पर। जनता के बीच क्या कुछ चल रहा है और जब प्रधानमंत्री संदेश देंगे तो उससे कितना बड़ा परिवर्तन? देखिए गौरव, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का ये कहना है कि पिछले 10 सालों में जो कार्य करना चाहिए था वो शायद जो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जो विकास की बात होती है वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कल काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे यहाँ तक कहा कि बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। एक जो दिल्ली के मतदाता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 1 लाख पेड़ लगाने की बात की गई थी, लेकिन कहाँ हैं वो 1 लाख पेड़। लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही थी, तो कहाँ हैं आखिर वो सीसीटीवी कैमरे इतनी संख्या में। तो बड़ी बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन जो दिल्ली का मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है। उसे क्या चुनना है, किसे नहीं चुनना है, किसे अपना नेतृत्व सौंपना है, वो इस बार 5 फरवरी को तय कर देंगे। और अगर आज की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उससे निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पे, उनमें अलग ही जोश भरेगा। और जोश भरने के साथ ही वो अपने बूथ को और ज़्यादा मजबूत करेंगे लोगों से। इसके बाद वो जनसंपर्क तेज कर देंगे। 5 फरवरी तक लगातार वो अपने क्षेत्रों में जा जाके जो मतदाता हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो एक अच्छी पहल भाजपा ने, दिल्ली भाजपा ने ये शुरू कर रखी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि 13,033 पोलिंग स्टेशन है। तो हिसाब लगाया जा सकता है कि 13,033 बूथ कार्यकर्ता आज कहीं ना कहीं संवाद के साथ जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, और उनमें से कुछ लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। ऐसे में गिरीश, साफ तौर पर देखें तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब धीरे धीरे तैयार हो रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी भारतीय जनता पार्टी के मैदान में नजर आएंगे। ऐसे में साफ तौर पर जो मुद्दे हैं और जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को किस तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और कैसे जो ये रणनीतियां हैं वो आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को काबिज कराने में दिल्ली की इस सत्ता पर बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो बातें की गई हैं
बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, अगर जो धरातल पर अभी तक पूरी तरह साकार नहीं है, ऐसे में दिल्ली भाजपा उसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी कि किन किन चीज़ों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन तमाम चीज़ों को दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी को लगातार घेर भी रही है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनको लगातार भाजपा घेर रही है, किस तरह से कौन कौन से काम नहीं हुए हैं अभी तक, केवल बातें ही बातें हो रही हैं उसको लेकर। क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे तो स्कूलों पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि किस तरह से स्कूलों की हालत दिल्ली के अंदर है, वर्ल्ड स्तर की बात की जाती है, और जो दिल्ली भाजपा ने घेरने का पूरा प्रयास किया था और यहाँ तक कहा था कि जो इनके मंत्री हैं उनके कुछ मंत्रियों के बच्चे तक बाहर पढ़ रहे हैं, तो अगर उनको वाकई में दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है तो उनके बच्चे दिल्ली के अंदर पढ़ने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। स्वच्छ पेयजल की बात हो रही है कि दिल्ली भाजपा का साफ कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो स्वच्छ पेयजल दिल्ली के अंदर उपलब्ध नहीं करा पाई है, और इसके लोग तमाम और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर दिल्ली भाजपा जो है दिल्ली सरकार को पूरी तरह से घेर भी रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। ऐसे में आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में जहां प्रदेश को कई सौगातें देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी तट पर स्थित यह त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है महाकुंभ 2025 के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। बुधवार को इसी त्रिवेणी संकुल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक इसी पंडाल में होगी। संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ हुआ है, तो यमुना तट पर स्थित त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। मंत्रिमंडल की बैठक अरैल में करने का फैसला इसलिए किया गया है जिससे संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सभी मंत्रीगण कैबिनेट की बैठक करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए प्रयाग का महाकुंभ बहुत ही गर्व का विषय है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के अपना आशीर्वाद अपनी सहभागिता यहाँ कर गए हैं, और कल की मंत्रिमंडल के बैठक के बाद यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कर्मियों को, यहाँ के अधिकारी, हमारे सफाई कर्मी जो विशेष रूप से जो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने इतना स्वच्छ सुंदर प्रयागराज और तीर्थ क्षेत्र बना करके दिखाया। इसके लिए त्रिवेणी संकुल में एक अस्थायी सर्किट हाउस भी बनाया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिससे इस समूचे क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष का विकास और साल 2025 के पूर्ण महाकुंभ के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद समूचा मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसी वीआईपी घाट से संगम नोज पर बने वीआईपी जेटी पर पहुंचेगा। पुण्य स्नान के बाद पूजा अर्चना करेगा। साल 2019 के भी कुंभ में समूचा मंत्रिमंडल संत महात्माओं के साथ संगम नोज पहुंचा था, स्नान करके पुण्य का भागीदार बना था और जनता को विकास का उपहार दिया गया था। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई विकास इकाई या धार्मिक नगरी बनाने के निर्माण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को भी शामिल किया जा सकता है। पूरे क्षेत्र के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव के तहत चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक हो जाएगा। बैठक में प्रयागराज और इससे सटे धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, भदोही आदि को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। कुंभ के बाद अब ये महाकुंभ है, तो जनता को अपेक्षा है कि और बड़ी सौगात और बड़ा उपहार राज्य सरकार उन्हें देगी, जो कि इस केवल पूर्वांचल ही नहीं समूचे प्रदेश के विकास की गति को बढ़ावा देगी, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षण देगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र,
डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर। तो साफ तौर पर विकास को तो गति मिलेगी और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि संरक्षण की बात भी जो की जा रही है वो भी अपने आप में विरासत को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या कुछ खास है इस बैठक में, आइए जानते हैं। ग्राउंड जीरो से ही हमारे सहयोगी प्रयागराज से रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, सबसे पहले तो क्योंकि आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, तमाम अहम नीतिगत फैसले लेने हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और किस तरह से जो नीतिगत फैसले हैं उनसे जो हम कह सकते हैं विकास को और विरासत को साफ तौर पर वहां पर बड़ा परिवर्तन मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए गौरव, आज पूरी कैबिनेट की बैठक होनी है तो उस हिसाब से प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पहले इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का जो बैठक रूम है वहाँ बैठक होनी थी, लेकिन उधर भीड़ बहुत है और मुख्यमंत्री को बताया गया कि अगर इस तरह बैठक होगी तो सिक्योरिटी की भी दिक्कतें हैं, दूसरा लोगों की आवाजाही में बाधा बनेगी, जो कि परेड का वो क्षेत्र है जहाँ से एंट्री प्रयागराज संगम नोज के लिए होती है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक को दूसरी तरफ किया जाए, तो उसको अरेल क्षेत्र में ले जाया जा रहा, जहाँ VVIP पंडाल वगैरह लगे हैं और वहाँ भीड़ थोड़ा सा रूटीन में कम रहती है, वैसे ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ संकुल बनाया गया, तो वहाँ बैठक होगी। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त पूरे क्षेत्र में किए गए हैं, सारी एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया है। कल से ही मंत्रियों ने यहाँ डेरा डाल लिया, जो शेष मंत्री बचे हैं वो आज आ जाएंगे। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की और ये कहा जा रहा है कि जो बैठक में निर्णय लिए जाने, देखिए आध्यात्मिक और विरासत दोनों को कैसे एक साथ जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल तक विकास की गंगा कैसे बहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे पर्यटन के लोग आए, क्योंकि पूर्वांचल इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र और बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री की सोच हमेशा रही है कि अगर पर्यटन का इस क्षेत्र में अवसर है, अगर पर्यटन इधर बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, खोमचा लगाने वाला हो। तो प्रयास ये है कि बुंदेलखंड चित्रकूट से शुरू करके बनारस और प्रयागराज के बीच मिर्जापुर, जहाँ माँ विंध्यवासिनी का धाम है, तो इन सबको जोड़ा जाए और इसको आध्यात्मिक पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाए। उसका एडवांटेज सब लोगों को मिलेगा, तो इस पर मोहर लग सकती है। जो विरासत की चीज़ें हैं, तमाम किले हैं, तमाम प्राचीन स्मारक हैं, उनको भी देखने के लिए लोग जा सकते हैं। तमाम इको पर टूरिज्म का क्षेत्र है। मिर्जापुर तो इतना शानदार जिला है कि गंगा के किनारे आप पहाड़ भी देख लीजिए, पठार भी देख लीजिए, झरने भी देख लीजिए, तो वहाँ भी जा सकते हैं लोग। तो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जो पर्यटक आए वो काफ़ी चीज़ें घूम कर इस क्षेत्र में जाए, उस पर मोहर लग सकती है आज गौरव। ऐसे में रामेंद्र, आस्था की डुबकी भी लगाते हुए पूरी कैबिनेट वहां पर नजर आएगी, तमाम मंत्री इसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद इसमें रहेंगे, तो ऐसे में उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आगे का जो रोड मैप है उसको भी रखते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं महाकुंभ में लगातार जो स्नान है वो लगातार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं और आने वाले समय में भी किस तरह से हम देखेंगे कि जो नीतिगत फैसले लिए हैं उससे संरक्षण साफ तौर पर दिखेगा? देखिए आज 10वां दिन है और कल 9 दिन में 9 करोड़ 24 लाख लोगों ने स्नान कर लिए, तो जाहिर है कि एक बड़ी संख्या आ रही है। प्रतिदिन के एवरेज से देखा जाए तो 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि ये संख्या जो मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ अकेले हो सकती है, तो उस सबको भी ध्यान में रखा गया है कि कैसे प्रशासन उस तरह व्यवस्था करे। जो कैबिनेट की बैठक है तो प्रशासन ने इसीलिए आरएल क्षेत्र में रखा है। ये यमुना के किनारे वाला क्षेत्र है जहाँ थोड़ा सा भीड़ कम रहती है, VVIP मूवमेंट रहता है, वहाँ भी ट्रैफिक वगैरह में भी इतनी दिक्कतें नहीं आती है, इसलिए उधर के क्षेत्र में रखा गया। प्रशासन ने सिक्योरिटी की व्यापक बंदोबस्त किए हैं और कैबिनेट को लाने के पीछे यही मंशा है कि सनातन संस्कृति हमारी ऐसी संस्कृति है जहां सब मिलकर एक हो जाते हैं और उसके उत्थान के लिए पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार को काम करना, ये प्रतिबद्धता जताती है योगी आदित्यनाथ की कि हम कुंभ में आकर के वहां नतमस्तक हो रहे हैं, माँ गंगा को प्रणाम करेंगे, तीर्थराज प्रयाग में नमन करेंगे। तो ये इससे डर लगता है कि संस्कृत को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो इससे क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाकी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होती हैं। तो ये अगर इस तरीके की निर्णय कैबिनेट करता है कि आध्यात्मिक रूप से जो पर्यटन के क्षेत्र है, जो विरासत है, उसको संभाला जा सके, तो ये क्षेत्र अपने आप मजबूत होगा और यहाँ पैसा आएगा पर्यटन के लिहाज से। बाकी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जामा है उसको मजबूत करेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ की बदलेंगे। दोनों क्षेत्र हमने बताया कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों कमजोर स्थिति में रहा है, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए। अगर ये फायदा मिल सकता है तो उन्हें दिया जा सकता है, उसके प्रयास चल रहे हैं गौरव। निश्चित तौर पर रामेंद्र, ये तमाम ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो लिए जाने हैं और इसी से कहीं ना कहीं जो कायाकल्प है वो और ज्यादा बेहतर होने की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर। तो आज महाकुंभ को 10 दिन हो गए। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो गई है। कल यानी बुधवार को रात 8 बजे तक महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 43 लाख से अधिक रही, जिसमें कल्पवासियों की संख्या 10 लाख और तीर्थयात्रियों की संख्या 33 लाख से अधिक रही। सरकार के आंकड़ों के अनुसार मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकते हैं। वहीं आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की महाकुंभ में कैबिनेट बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री समूचे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए अरैल में बैठक करने का फैसला लिया गया है। और वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। महाकुंभ में इस पवित्र अवसर पर स्नान करने के लिए करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उचित प्रबंध किए हैं। मौनी अमावस्या के दिन रेलवे प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने कुल 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए निर्धारित की गई रेलवे स्टेशनों से ही यात्रा करें। यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मेडिकल, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के वाणिज्य विभाग की टीम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस समेत तमाम प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक कार से करीब 47 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कार वसीम मलिक नाम के स्क्रैप कारोबारी की बताई जा रही है। रकम जब्त कर ली गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी यहां पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। संगम विहार निवासी कार मालिक वसीम मलिक ने खुद को स्क्रैप डीलर बताया है और नकदी बरामद की गई है। साफ तौर पर 47 लाख रुपए की नकदी जो है वो जब्त की गई है। संगम विहार इलाके में कार से 47 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी कि एसएसटी की ये कार्रवाई नजर आई है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर और जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है उसमें अब ये बड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर यहाँ पर 47 लाख रुपए की जो नकदी है उसे जब्त कर लिया है। और साफ तौर पर इस तरह से हमने देखा है कि तमाम जो इलाके हैं उस पर साफ तौर पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो स्टैटिक सर्विलांस की जो टीम है उसकी तरफ से यानी कि एसएसटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, संगम विहार निवासी कार मालिक वासिम मलिक ने खुद को स्क्रैप डीलर बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गिरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, 47 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है, और क्या खास जानकारी? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो राशि पकड़ी गई है दिल्ली पुलिस ने कल चेकिंग के दौरान रात्रि में पकड़ी है और 47 लाख रुपए की धनराशि ये से पकड़ी गई है। संगम विहार इलाके में ये मंगल बाजार रोड है, यहाँ पर इसको पकड़ा गया है। उनकी गाड़ी के अंदर 47 लाख रुपए मिले हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर स्वच्छ तरीके से चुनाव हो सके उसके लिए जो चीफ इलेक्शन ऑफिस है उसने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और खास तौर पर जो दिल्ली पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है ताकि किसी भी तरह से पैसे का इस्तेमाल जो आगामी 5 फरवरी के लिए चुनाव जो दिल्ली के अंदर होना है उसका ना हो सके और बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ तरीके से दिल्ली के अंदर चुनाव हो, उसके लिए चुनाव कार्यालय पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर गौरव बात की जाए तो जिस तरह से आचार संहिता दिल्ली के अंदर लग गई थी उसमें साफ कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए तक
कैश रख सकता है, नगद रख सकता है, कहीं लेकर और आ जा सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा 2 लाख रुपए तक अगर आप लेके कहीं चल रहे हैं तो उसकी जानकारी और क्या किस लिए वो पैसा है वो तमाम जो आपके पास होनी चाहिए, उसकी कोई रसीद होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में गिरीश उसकी सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी राशि स्क्रैप डीलर के पास कहां से आई, क्या इस बारे में भी कोई खुलासा हुआ है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो वसीम है उसने साफ कहा है कि उसका स्क्रैप का काम है, उसी का ये पैसा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा जो संख्या में 47 लाख रुपए की नकदी है, एक बड़ी रकम होती है, क्योंकि सीधा सीधा इस पे शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये दिल्ली विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उस पैसे को तो जब्त कर ही लिया है। अभी इसमें पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और आगे पता लगाया जाएगा अगर वाकई में ये किसी विधानसभा चुनाव के अंदर खर्च करने के लिए लाया गया है तो निश्चित तौर पर जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय है वो इस पे बड़ी कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि इसके अंदर आगे चल के उम्मीदवार की किसी की उम्मीदवारी भी कैंसिल की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर एफिडेविट पहले ही भरवा लिया जाता है कि इस तरह का हम कोई काम नहीं करेंगे। और लगातार ये 47 लाख रुपए की जो राशि है एक बड़ी मोटी रकम है जो दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने पकड़ी है और लगातार इसमें जांच जारी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो साफ तौर पर मुस्तैद है ही है, लेकिन जांच पड़ताल में क्या कुछ और भी इनपुट्स मिल पाए हैं कि किस तरह से आखिर अगर हम बात करें तो यहां पर जो नकदी है उसका किस तरह से इस्तेमाल आगे किया जाना था? देखिए, अभी जो ये वसीम है, वसीम मलिक है, करीब 24 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, यानी कि ये कोई युवा है। युवा के पास इतना 47 लाख रुपए होना एक बड़ी बात है कि किस तरह से उसके पास ये 47 लाख रुपए आया। हालांकि वो खुद को उसने बताया है कि वो स्क्रैप करता है गाड़ियों को, लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस ये लगातार पूछ रही है कि आखिर उस पैसे का क्या इस्तेमाल करने जा रहा था। अगर उसका भी पैसा है तो ऐसे समय में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आचार संहिता दिल्ली के अंदर लगी हुई है, वो आखिर क्यों उस पैसे को लेकर आया या लेकर जा रहा था, आखिर किस काम के लिए उसका इस्तेमाल होना था, ये बड़ा सवाल इस पे बना हुआ है। और लगातार जो है पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है और निश्चित तौर पर गिरीश साफ तौर पर पूछताछ में इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्यों आखिर इन पैसों का कहां पर किस तरह से इस्तेमाल करना था। और 47 लाख रुपए जो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जब आज की समय की अगर हम बात करें, हम डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में 47 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि आना और उसका कहां पर इस्तेमाल होना है, जैसा कि वसीम बता रहा है कि ये जो है वो स्क्रैप कार की वजह से उसके पास आया, लेकिन 47 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऐसे में उसका कहां पर इस्तेमाल होना है ये पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है और आने वाले कुछ समय में भी इसमें जांच पड़ताल जब होगी तो इससे खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस ओर इशारा कर रहा है, क्या इसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में होना था या इसका कोई और मकसद था। इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी, लेकिन अन्य खबरों का भी रुख कर लें और आपको बता दें कि प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ के अवसर पर लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नए आपराधिक कानूनों का विस्तृत और सरल विवरण जो है वो प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनी में एनामॉर्फिक दीवारों और एलईडी टीवी स्क्रीन, एलईडी दीवारों और होलोग्राफिक सिलेंडरों के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नई नीतियों, कानूनों और भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि नए कानून न्याय और निष्पक्षता पर आधारित हैं। ये 3 नए कानून भारत की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने दावोस में भारत में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में विमानन अवसरों पर चर्चा की, MRO विकास से लेकर सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की भी बात की और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दुनिया के उज्जवल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोड मैप बनाने पर भी जोर दिया।
We want to explore more into is the MRO sector. We see that a lot of business is happening there. We are only doing 20% of the maintenance of the whole aircraft in India itself. Much of it is being handled outside, and we want to change that picture a little bit now. We want to explore different areas. We want our airports to be sustainable. We want the whole aviation to be as much sustainable as possible. We are trying to utilize all the land that we have at the airports and converting them into renewable energy generation. Most of them are through solar. What is interesting and what would be an ideal way of looking at this sustainability angle, one is trying to produce the energy that we need in a very sustainable manner, renewable energy sources for that. But the other thing is, how do we reduce the consumption of by bringing in more efficient ways of utilizing the existing power that we have. So it's both a supply and demand way of looking at this sustainability. We are opening up 11 more airports also in the coming days. So that's a great opportunity for people who want to come into the airport development sector, bringing in a lot of investment into developing the airports also. और वहीं दावोस में केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने महाराष्ट्र पवेलियन का दौरा भी किया। महाराष्ट्र पवेलियन में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और देश में निवेश बढ़ाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान भारत का महाराष्ट्र राज्य इतिहास रच रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में केवल एक दिन में 6,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी निवेश मिला है। इस निवेश के लिए 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें टाटा ग्रुप, सीएट कंपनी, पावर इन ऊर्जा, ओपन ओरिजिन इंडिया, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड और इलू लर्निंग सॉल्यूशन शामिल रही हैं। The speciality about MOUs is that they are from almost all the fields, and they are in various sectors of Maharashtra, various areas of divisions of Maharashtra. So I think we had a very good interaction with all the industries, and they are very keen to invest in Maharashtra. और वहीं इन समझौतों में JSW द्वारा 3 लाख करोड़ का निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एक मोठा MOU महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे। इंडस्ट्रीज को मैं अभी बाहर खड़ा था तो काफी लोग वेट कर रहे हैं साइन करने के लिए MOU, और मैं सबको यही बोल रहा था कि महाराष्ट्र में अगर आप एक बार आएंगे तो आप कहीं और जाएंगे नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त स्टेट है और मेरी शुभकामनाएं महाराष्ट्र के लिए। और वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पवेलियन में लॉरियल के मुख्य विकास अधिकारी फैब्रिस मगरबाने से मुलाकात की। लॉरियल कंपनी भारत में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र उनके लिए प्रायोरिटी स्टेट है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि लॉरियल ने महाराष्ट्र में आगे अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव सेंट मार्गेथेन के स्टैडलर रेल और उधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की टास्क फोर्स का भी गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई कोलकाता के सियालदह कोर्ट के फैसले के बाद होने जा रही है। 2 दिन पहले ही सियालदह कोर्ट ने मामले में एकमात्र आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। और मौसम की बात करें तो देश भर में मौसम का अलग अलग रंग दिख रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के ये राज्य सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। घने कोहरे के कारण दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। श्री राम नगरी अयोध्या में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता बहुत कम रही। मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए और इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान की तरफ से ताकेशी इवाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुई। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच, एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। क्वाड सदस्य देशों की बैठक से स्पष्ट हुआ है कि इस अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि सदस्य देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं, जो बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। साथ ही संयुक्त बयान में कहा गया है कि चारों देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं, जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है। साथ ही सदस्य देशों ने बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बयान में कहा गया है कि हम आने वाले महीनों में क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर हैं और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए हम नियमित आधार पर एक साथ मिलेंगे। बयान में कहा गया है कि क्वाड मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को मजबूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता दर्शाई है, जहां कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा और बचाव किया जाता है। ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ घंटों के बाद हुई बैठक क्वाड के सदस्य देशों की विदेश नीति में इसके महत्व को दर्शाता है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मार्को रूबियो से मिलकर डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जताई। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों विदेश मंत्रियों ने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपसी दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सक्रिय रूप से परिणामोन्मुखी एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने संभावित अतिरिक्त प्रतिबंधों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। अमेरिका ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर पहले ही भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन यूक्रेन को हथियार भेजने के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।
और इन तमाम विषयों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल थॉमस। अनिल का ही रुख करते हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ साफ तौर पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो बैठक चल रही है और इन बैठक के क्या मायने हैं और किस तरह से आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं उस पर कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? सुप्रभात गौरव, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पहला दिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो यहाँ पहले दिन ही क्वाड समिट और क्वाड समिट में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, विदेशी मंत्रालयों विदेशी मंत्रियों की मीटिंग और उसके साथ साथ बायलैटरल इन तीनों ही देशों के साथ करना, मैं कहूंगा साफ संकेत है। क्योंकि बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा और उनकी नीति क्या होगी, इस पर दुनिया की नजर है। मैं कहूंगा हर देश प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक लेके बैठा है, क्योंकि ये पता नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से एक सरप्राइज पैकेज या फिर कुछ अलग है या कुछ हटके है हर बार करती है। तो इस बार भी यही कोशिश हर देश की है और मैं कहूंगा यहां उन्होंने अपना प्राथमिकता को बड़ी तरह अच्छी तरीके से जाहिर किया है। इंडो पैसिफिक रीजन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, यही नहीं चाइना को भी एक संकेत, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपने आर्म्स को फ्लेक्स कर रहा है, फिर साउथ चाइना सी में जिस तरह से दखलंदाजी चाइना कर रहा है, मैं कहूंगा यहां डबल मैसेजिंग है। एक मैसेजिंग कि इंडो पैसिफिक हमारे लिए कितना जरूरी है, दूसरा मैसेजिंग चाइना को आंख दिखाना कि भाई हम जो बोल रहे हैं कथनी और करनी दोनों में समानता होगी। हमने जरूर आपको बताया है कि लगभग 60% टैरिफ की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये एक ग्राउंड रूल जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर रहा है और मैं कहूंगा ये क्वाड मीटिंग और ये बायलैटरल और इसके साथ साथ भारत की मेजबानी इस साल क्वाड की होनी है। तो ऐसे में देखना रोचक होगा, क्योंकि जो आज जिस तरह की मीटिंग हुई है और जो प्रायोरिटी है वो सेट कर दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैं कहूंगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी सेट करता है तो दुनिया के लिए चिंता का विषय होता है। यही नहीं, जब ट्रंप ने जब अपना शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे तब एक फोन कॉल हुआ है दोनों शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच, किस तरह से मतलब बदलते इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। तो ऐसे में अनिल, अभी जो क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बात की शी जिनपिंग और हम बात कर रहे हैं तो रूस के राष्ट्रपति की, उन्होंने आपस में बात की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह की चेतावनी वहां पर दी है, तो वो अपने आप में किस तरह से आने वाले समय में किस तरह से जो नीतिगत फैसले हैं और जो रणनीतियां पहले से काम कर रही हैं उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा साफ था, ट्रंप ने अपने जो चुनावी कैंपेन है उसी में ही साफ जाहिर किया था 10% से लेकर 60% तक टैरिफ वो इंपोज कर सकते हैं और वो बार बार अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट पॉसिबल नहीं है अगर आप दुनिया के सारे देशों को अलग कर देंगे, क्योंकि अमेरिका को इन सारे देशों की जरूरत है और मैं कहूंगा उसका एक संदेश है। पहली बात ये जो आज मीटिंग हुई है क्वाड की और फिर जो बायलैटरल तीनों ही देशों के विदेशी मंत्रियों के साथ उन्होंने एक के बाद एक की। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री वहां फ्रंट रो पे मौजूद थे जब शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग मार्को रूबियो का साफ संकेत देता है भारत को कितना महत्वपूर्ण मानता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मेरे हिसाब से एशियन सब कॉन्टिनेंट में भारत और जापान अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स है। और एक बार फिर उसी बात को संकेत करता हुआ, क्योंकि चीन और अब रूस का जो वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल के माध्यम से जो मीटिंग हुई है उससे ये जरूर दिखता है कि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि 100 दिन में रूस और यूक्रेन के बीच के वॉर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे रोकने की बात हो रही है। रूस के विदेश मंत्री के ऑफिस से एक बात जरूर आ रही है कि हम तैयार है अमेरिका के साथ बात करने के लिए, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन नहीं रहेगा। ये मेरे हिसाब से मध्यस्थ, अगर इस तरह की मध्यस्थ की बात हो रही है तो पॉसिबिलिटी कम दिखती है। तो ऐसे में 100 दिन के अंदर वॉर को खत्म करना ये भी एक प्राथमिकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इसे बराबर समझता है रूस कि रूस को समझ में आ रहा है कि भाई मतलब हमें जो हमने कैप्चर किया हमें कंसीड भी करना पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ संकेत दिया है कि रूस जब तक चीन के साथ है, लेकिन हम जरूर कोशिश यही करेंगे कि शांति और बहाली का सबसे पहले कोशिश हो दुनिया में। किस तरह से कोशिश जरूर वही इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भी कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट वॉर जरूर या फिर एक टैरिफ वॉर जरूर देखने को मिल सकता है। 60% तुम पे लगाया, चीन कहेगा हम अमेरिकाई गुड्स पर इतना टैरिफ लगा सकते, टैरिफ वॉर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर टैरिफ वॉर होता है तो छोटे देश जो आसपास के देश हैं वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है अगर टैरिफ वॉर, अगर ऑल आउट टैरिफ वॉर होता है तो भारत सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आ रहा है और भारत इसका बखूबी फायदा उठा सकता है। अनिल, इंडो पैसिफिक पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं।
देखिए, इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चाइना, मैंने कहा चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी में जिस तरह से अपने स्ट्रेंथ या फिर अपनी शक्ति को दिखा रहा है, यह जरूर चिंता का विषय है। इंडो पैसिफिक रीजन में जापान के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है, कोरिया के लिए भी उतना चिंता का विषय है, और कोरिया भारत जापान ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है अमेरिका के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन में शांति अगर नहीं होगी तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर किसी के लिए सरदर्द है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से वो शांति की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग भागों में या फिर जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट उनको चाहिए नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना मुश्किल होगा। और जो हमें प्रोजेक्शंस वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहे हैं कि इस साल की जो ग्रोथ रेट है वो काफी पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से कुछ ज्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है विश्व में, अगर आप जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के मद्देनजर भी देखें तो ऐसे में भारत का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यही नहीं, अमेरिका जानता है कि इंडो पैसिफिक में शांति ज्यादा जरूरी है। इस बात से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे, शुरुआत इनकी जब से हुई थी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही मंत्र दिया था, वो था शांति का। और अब अगर देखिए कि ट्रंप जिस तरह से अब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो शांति प्रस्ताव है उसको एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब नीतिगत फैसले हैं जो इंडिया, अमेरिका और तो तमाम हम देश की जिनकी बात कर रहे हैं, जो मजबूती के साथ खड़े हैं, वो इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर भारत जो है वो जिस तरह से आज स्टैंड ले रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके साथ कदमताल करते हुए तमाम देश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अन्य खबरों का रुख करें तो उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्की रिजॉर्ट के एक होटल में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इस दर्दनाक हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों के अनुसार होटल में रह रहे लगभग 230 लोगों को बाहर निकाला गया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या है अखबारों की सुर्खियों में आज खास? सुप्रभात गौरव। और अगर आज की अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की सुर्खियां आज अखबारों में मुख्य सुर्खियों के तौर पर प्रकाशित की गई हैं। सबसे पहले जिस सुर्खी की बात करें वो हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित की गई है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले किए। करीब 78 फैसलों पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट फैसले इनको माना जा रहा है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, नागरिकता के नियम बदलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन, क्योंकि कह रहा है कि जिस तरीके से नागरिकता प्रावधानों में संशोधन करने की बात की जा रही है, गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को नागरिकता तभी मिलेगी जब माता पिता जो है उनमें से एक अमेरिकी नागरिक हो या फिर ग्रीन कार्ड धारक हो या फिर अमेरिका सेना में हो। तो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इसको माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका में बच्चों के जन्म से ही उन्हें नागरिकता मिल जाती थी और यही सिर्फ काफ़ी था। ऐसे में यदि माता पिता अवैध तरीके से भी रह रहे तो बच्चों को नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब इसमें संशोधन होने जा रहा है और कई और नियम भी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बदलाव किए हैं ताबड़तोड़ फैसले में, जिसमें WHO को हटा दिया गया है, अमेरिका से पेरिस समझौते से किनारा कर दिया गया है, वहीं मेक्सिको सीमा पर भी आपातकाल लगा दिया गया है और साथ ही साथ आर्थिक मदद रोक दी गई है। यूक्रेन समेत तमाम देशों जो अभी इस समय युद्ध के दौरान अभी ग्रस्त हैं, उसमें यूक्रेन को अभी आर्थिक मदद जो है वो रोक दी गई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अगली खबर का रुख करें, हरिबोमू में प्रकाशित की गई है। DRDO
से तरफ से ये खबर आ रही है, जहां आधुनिक तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों में एक मील का पत्थर साबित करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का ग्राउंड परीक्षण किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन है इसका, 120 सेकंड तक इसका परीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बताएं तो एक प्रकार का ये उन्नत हथियार है, और साथ ही एक प्रकार का जो उन्नत हथियार है वो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेजी से 5,000 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है। तो कहा जाए तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, हरिभूमि में ही प्रकाशित की गई है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई खबर है, जेपीसी से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां जेपीसी की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ी हुई, जहां जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ जमीनों पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बड़े तौर पर सबसे इस पर चर्चा की गई है। उसमें उन्होंने बताया है कि लगातार वक्फ की संपत्ति होने का क्लेम किया जा रहा है और वक्फ ज़मीनों पर शिकायतें इस समय मिल रही हैं। आपको बता दें कि अब ये मीटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। अगली खबर का रुख करें तो अगली खबर भी महत्वपूर्ण कही जा रही है, क्योंकि अब प्रवासी भारतीयों को भी संसद का प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि विदेशी मामलों की संसदीय समिति की एक बैठक हुई है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के बाकी देशों की तर्ज पर अब भारत में भी प्रवासी भारतीयों को संसद में प्रतिनिधित्व करने की मांग उठी है। इससे जुड़ी कमेटी एक बिठाई गई है, समिति में बैठक हुई है और जिस तरीके से इटली का उदाहरण इसमें दिया गया है, उसमें अपने नागरिकों को उन्होंने विधानमंडल में जगह दी है और साथ ही साथ बाहर से जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, एनआरआई हैं, उनको जगह दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, इस समय बैंकिंग फ्रॉड से मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने अब 2 बैंकिंग कॉल की ही इजाज़त दी है जो 1600 नंबर से शुरू होंगे। वही बैंक जो है अब लेन देन और अगर कर संबंधित अगर कोई भी कॉल है तो कर सकते हैं। तो ये 1600 से जो नंबर है, ऐसे 2 नंबर ही होंगे जिससे अब आपको कॉल आ पाएगी। और अगर आखिरी खबर का रुख करें चलते चलते तो आखिरी खबर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नेपियर घास लगाकर बदल रहा है किसानों का भाग्य। झारखंड से ये खबर आ रही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से खबर है, जहाँ पटमदा प्रखंड के खेरवा गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनको नेपियर घास से लगातार फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा ऐसा हुआ है कि लगातार ये जो घास है उससे उपज अच्छी हुई है और साथ ही साथ बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है आर्थिक तौर पर भी। और इस घास ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाती और साथ ही साथ इसे लगाने से ज़मीन का जल स्तर भी ठीक रहता है। तो गौरव, अगर विभिन्न अखबारों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों से थी आज ये कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका। अखबारों की सुर्खियों को यहाँ दर्शकों के लिए समेट कर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो अखबारों की सुर्खियाँ बनी है, हमारी सहयोगी भावना आप तक पहुँचा रही थी। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। कारोबार जगत की खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सेमिकॉन इंडिया स्कीम से देश में 85,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 बिलियन की हो गई है और अगले दशक में इसके $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सेबी कंपनियों के आईपीओ आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा। सेबी के मुताबिक आईपीओ के आवेदनों की समीक्षा के लिए नियामक एआई को अपना रहा है और इससे अगले 2 साल में 1000 के करीब आईपीओ प्रोसेस होने की संभावना है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और भारत के नंबर 1 अर्जुन एरिगेसी इस साल मई माह में होने वाले 2025 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून तक स्टिववानगर शहर के फिनिक्स पार्केन में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 10 बार विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। और आइए आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लंदन के वार्षिक विंटर लाइट्स फेस्टिवल की खूबसूरत झलक के साथ। आप लीजिए आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।